हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवंबर 2017 थर्ड क्वेश्चन पेपर। इवन अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रिगार्डिंग टू जेआरएफ एग्जाम, जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं सो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी विद डिटेल्ड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन हैं। इवन मुझे 2017 के क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं हो पाए थे सो मैंने बुक से पिक्चर क्लिक की है, आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक आवश्यक होती है। विस्कोसिटी का ब्लॉक मेटल ब्लॉक, ठीक है। इंटैग्लियो में बेसिकली मेटल ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विस्कोसिटी किसका पार्ट है तो आपको पता होनी चाहिए कि इंटैग्लियो। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इंटैग्लियो दिख रहा होगा, इंटैग्लियो का ही पार्ट है विस्कोसिटी। इंटैग्लियो में 7 प्रोसेस होते हैं: प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट एंड लास्ट वन इज विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। और इवन आपको इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। हिस्ट्री के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए कि कब इन्वेंशन हुआ, किसने इन्वेंशन किया है यूरोप में, किसने इन्वेंशन किया इंडिया में। सो 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रिंट मेकिंग में प्लेट इंग्रेविंग है, 1430 का टाइम ड्यूरेशन है। ड्राई पॉइंट 1480 का टाइम ड्यूरेशन है। एचिंग का देखिए, ड्राई पॉइंट का पहली बार इन्वेंशन किया गया है पुस्तकालय के मालिक के द्वारा, ठीक है। एचिंग का इन्वेंशन किया गया है 1515 में जर्मन में। इवन इंडिया में पहली बार एचिंग का यूज़ किए हैं आर्टिस्ट मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे ने इंडिया में पहली बार एचिंग का यूज़ किए। एक्वाटिंट एक प्रोसेस है जिसका इन्वेंशन टाइम बताया जाता है 1642, कहीं देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 48, ठीक है। नेक्स्ट है मेजोटिन का एग्जैक्ट टाइम है 1764, एक सेकेंड, 1768 है। और मेजोटिन का टाइम ड्यूरेशन भी पूछा जाता है, इवन पूछा जाता है किसने इन्वेंशन किया। तो मेजोटिन का जो खोज किए थे वो लुडविग ने किया है। एक्वाटिन का जीम ली प्रिंस ने किए हैं। और विस्कोसिटी का इन्वेंशन 1950 में भारत में हुआ है, किसके थ्रू? कृष्णा रेड्डी के द्वारा। एंड द लास्ट वन इज कोलोग्राफी का इन्वेंशन हुआ है 1955 ईस्वी में, पहली बार भारत में किया गया है जगमोहन चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। अगर पूछा जाए इंटैग्लियो का प्रोसेस कि इसमें कौन सा वो यूज़ किया जाता है लाइक प्लेट, तो याद रखना है मेटल, जिंक, ठीक है। वो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे टच करना है। लेकिन आपको अगर प्रोसेस नहीं पता है तो इसका प्रोसेस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंटैग्लियो पद्धति है। अब आपको पता चल गया कि इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस है, तो ड्राई पॉइंट और एक्वाटिन किसके पार्ट हो जाएंगे? इंटैग्लियो के। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ लिया जाए कि एचिंग और कोलोग्राफी किसके पार्ट है, इस तरह से। तो आपको पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी जब पता होगी ना तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉप कलाकार एंडी वॉरहॉल ने प्रयोग किया। एंडी वॉरहॉल ने सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन का प्रयोग किया। अब सेरीग्राफी कहाँ से आ गया? तो देखिए प्रोसेस जो होता है प्रिंट मेकिंग का वो ओनली 4 होते हैं। ओनली 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रिलीफ में आपको पता होना चाहिए कि 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लिनो कट, दूसरा होता है वुड कट। दूसरा है इंटैग्लियो के बेसिकली 7 प्रोसेस होते हैं जो हमने अभी शेयर किया था: प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिन, मेजोटिन, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। मैंने इतनी बार रिपीट कर लिया है कि मेरे जहन में आ गया है। आप भी ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा तो कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए प्लानोग्राफी किसे बोलते हैं? प्लानोग्राफी के अंदर क्या आता है? तो प्लानोग्राफी के अंदर एक आता है लिथोग्राफी और दूसरा आता है ओलियोग्राफी। एंड द लास्ट वन इज सेरीग्राफी। सेरीग्राफी को ही सिल्क स्क्रीन भी कहा जाता है जो यहाँ स्क्रीन पर है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सारे टर्म्स यहीं स्क्रीन पर ही मिल जा रहे हैं, मुझे लिखना भी नहीं पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन पूछा जा रहा है कि बर का प्रभाव किसमें पड़ता है? धातु की प्लेट में। अब बेसिकली बर होता क्या है? तो जैसे हमने ये मेटल, ये किसी धातु का प्लेट ले लिया, ठीक है। ड्राई पॉइंट निडल होती है, बेसिकली ड्राई पॉइंट निडल का यूज़ किया जाता है ड्राई पॉइंट में। निडल से जब इंग्रेव किया जाता है शीट को, कोई डिज़ाइन
जैसे हमने कोई लैंडस्केप बना लिया, कुछ भी बना लिया, ठीक है, कोई फ्लावर्स या कोई लैंडस्केप प्यारा सा कुछ भी बनाने के बाद जब उसको इंग्रेव करते हैं अंतर सतह में, तो क्या होता है, साइड साइड में कभी आप नोटिस किए होंगे कि क्ले को, जैसे मिट्टी है ज़मीन पर, तो हम कभी हाथों से टच करते हैं तो मिट्टी के साइड साइड कैसे एरिया उभर जाता है ना, अब बीच में होल हो जाता है। तो उसी तरह क्या होता है, मेटल की प्लेट में जब ड्राई पॉइंट नीडल से इंग्रेव किया जाता है तो बर निकल जाता है, उसी जो बाहर एरिया में कवर होकर के उसका रफ इफेक्ट निकलता है, उसे ही बर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, कौनते का प्रयोग किया जाता है। कौनते बेसिकली एक ग्लू होता है जिसमें लिथोग्राफी में यूज़ किया जाता है। और अगर लिथोग्राफी की हिस्ट्री पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 1798 टाइम ड्यूरेशन था लिथोग्राफी का, ठीक है। और लिथोग्राफी का इन्वेंशन किसने किया, सर सेनेफेल्डर। लिथोग्राफी में बेस्ड स्टोन कौन सा होता है, तो बेस्ड स्टोन जो लिथोग्राफी में होता है वो होता है ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन, और कितने स्टोन होते हैं, एक होते हैं ग्रे स्टोन, एक होता है येलो स्टोन, एक होता है ग्रे ये ब्लू स्टोन। अब बेस्ट माना जाता है ब्लू स्टोन को। और अगर पूछा जाए उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए स्टोन की, तो थिकनेस जो होनी चाहिए वो 5 to 7 इंच होनी चाहिए, इंच में, ठीक है। इसका प्रोसेस है लिथोग्राफी का, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी, यहाँ मैं प्रोसेस बताऊंगी तो मेन क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइफ ऑफ द वर्जिन। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन वुड कट में अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाए हैं। अल्बर्ट ड्यूरर बिलोंग करते हैं जर्मन से, ठीक है, जर्मन से बिलोंग करते हैं। ये एक गोल्ड स्मिथ के बेटे हैं। इनके जो फादर थे वो सुनार थे। इन्होंने ड्राई पॉइंट कह रही हूँ, इन्होंने वुड कट में भी काम किए, इवन अच्छे आर्टिस्ट ने, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग भी इन्होंने बनाई है। अल्बर्ट ड्यूरर एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में जितना भी आपको कंटेंट मिले सब पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, किशनगढ़ पेंटिंग बहुत फेमस है। किशनगढ़ पेंटिंग MS रंधावा की भी है और डिकेंस की भी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा MS रंधावा ही करेक्ट हो जाते हैं। किशनगढ़ पेंटिंग MS रंधावा। डांसिंग गर्ल जो है एक स्कल्प्टर, एक मूर्ति है। प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, दैट मीन्स इंडिया, यहाँ पर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। और डांसिंग गर्ल का साइज अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 10.5 × 5 × 2.5 है, पूछा जाता है एग्जाम में, सेंटीमीटर में है। और ये ब्रॉन्ज में बनाई गई है, ब्रॉन्ज में। फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक कही जाती है डांसिंग गर्ल। कहाँ से मिली, इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंदस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन रेखा को क्या कहते हैं। हमने एक डॉट्स लिए हैं, सेकंड डॉट्स लिए हैं, दोनों को कंपोस्ट कर दिए हैं, सिंपल, इसे रेखा कहते हैं। एक और डॉट्स लिया हमने, एक और डॉट्स लिया, आइज़ के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू, अपनी आइज़ के थ्रू। अब इसे क्या कहेंगे, इसे भी रेखा ही कहेंगे। सो राइट आंसर इज रेखा। चावड़ रागमाला, चुनार रागमाला, गीत गोविंद, पर्वतीय, बूंदी रागमाला में राजस्थान की प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सी थी, तो चुनार रागमाला। कला में विरोधों में सुसंवादित्व, हार्मनी इज द बैलेंस ऑफ कलर, हार्मनी इज द बैलेंस ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बहुत फेमस है, पियत मोंद्रियान का कोटेशन, ठीक है। पियत मोंद्रियान बेसिकली बिलोंग करते हैं डे स्टाइल से। डे स्टाइल जिसे बोला जाता है नियोप्लास्टिसिज्म। नियोप्लास्टिसिज्म एक आर्ट मूवमेंट है। बेसिकली यहाँ पे जो वर्क हुआ है, पियत मोंद्रियान एब्स्ट्रैक्ट, फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं, मीन्स अमूर्त कला के जन्मदाता पियत मोंद्रियान। और इनके साथ ही साथ उनको भी कहा जाता है फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट वेस्ली कंडेंस्की। वेस्ली कंडेंस्की को ज़्यादा कहा जाता है, इन्हें भी कहा जाता है। अब बेसिकली इन्होंने काम कैसा किया है, पियत मोंद्रियान ने, इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को कैप्चर किया अपने पेंटिंग्स में, इवन प्राइमरी और एक्रोमेटिक कलर्स को। दैट मीन्स दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज वर्टिकल लाइन। ऐसा कहा जाता है कि खड़ी और पड़ी रेखाओं को यूज़ किए हैं, और प्राइमरी और एक्रोमेटिक कलर्स लाइक
रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक एंड वाइट कलर्स को अपनी पेंटिंग में कंपोज किए थे पियत मोंद्रियान। पियत मोंद्रियान का है विक्टर बुगी बुगी और कुछ इनके इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। इनके बारे में मैं प्रॉपर वेस्टर्न आर्ट की जो क्लासेस शुरू की हूँ उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स तो वेस्टर्न आर्ट आप ज़रूर देखिएगा। इवन अगर टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए पीजीटी में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं वेस्टर्न आर्ट से और टीजीटी में स्कोरिंग मार्क्स है। और वेस्टर्न आर्ट इतना इंटरेस्टिंग होता है ना कि लाइक आप एक बार पढ़ लेंगे तो पता है आप भूलेंगे नहीं। चलिए इवन मैं पिक्चर शो भी कराती हूँ, जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक क्लियर कराए हैं विथ हेल्प ऑफ पिक्चर, लाइक जो भी पेंटिंग दिखाऊंगी उसके पिक्चर भी होंगे तो क्या होगा कि आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया गया था? 1910 ईस्वी में। गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया गया था राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। कलमकारी लोक कला, आंध्र प्रदेश की लोक कला है कलमकारी। यम, गरुड़, इंद्र तथा वायु में से अश्व किसका वाहन है? इवन यमराज का वाहन और गरुड़ और इंद्र के वाहन का कमेंट में बताइए कौन से वाहन हो जाएंगे। देखिए वायु वाहन हो जाएगा अश्व का वायु है। वायु किसका है? अश्व का है। नेक्स्ट है यमराज का है भैंस या सांड कहा जाता है। भैंस या फिर सांड किसका है? यमराज का। वरुण का गरुड़ कहा जाता है। और इंद्र का है हाथी, एलिफेंट। ध्वन्यालोक रचित है ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट पेंटर्स, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्चर के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जॉर्जियो वसारी की। इवन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी और जेआरएफ एग्जाम में भी, कि लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट पेंटर्स, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्चर जॉर्जियो वसारी की है। जॉर्जियो वसारी इन्होंने सर्वप्रथम गॉथिक कला का शब्द 16वीं सेंचुरी में यूज किए थे। दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन थे? पीवी जानकी रमन बहुत फेमस है रिप्यूजे टेक्निक के लिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि रिप्यूजे टेक्निक के लिए कौन सा आर्टिस्ट फेमस है? पीवी जानकी रमन। इवन पीवी जानकी रमन का एक गणेशा है, गणेश जी इन्होंने बनाए हैं तांबे में, ऑक्साइड तांबे में है। पूछा जाता है एग्जाम में कि गणेशा किसकी फेमस है? पीवी जानकी रमन की। गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। गलने के दौरान एल्यूमिनियम की जब सफाई होती है तो किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये वाली। फैट चेयर बहुत फेमस है जोसेफ बायस की। जोसेफ बायस बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करते हैं और जोसेफ बायस को इंक्लूडेड किया जाता है कंसेप्चुअल आर्ट में। कंसेप्चुअल आर्ट बहुत फेमस आर्ट मूवमेंट है। अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल आर्ट के बारे में इवन उसमें जितने आर्टिस्ट हैं उनके बारे में नोट्स बनाइएगा ज़रूर। वैसे मैं आपको शेयर करूँगी, वेस्टर्न आर्ट में क्लासेस शुरू कर चुकी हूँ, बहुत जल्दी ही कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1970 के टाइम ड्यूरेशन में पश्चिमी एब्स्ट्रैक्ट कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला से प्रेरणा तथा आध्यात्मिक पोषक प्राप्त करते थे, हांस आर्प। मुरक्का पेरुमल बहुत फेमस रही थी कन्हई कुनी रमन की। कन्हई कुनी रमन ने मुरक्का पेरुमल बनाए थे 1974 ईस्वी में। और ये कन्हई कुनी रमन मुरक्का पेरुमल एक उससे इन्फ्लुएंस होकर बनाए थे, मंदिरों से, ठीक है, टेम्पल से इन्फ्लुएंस थे। द अम्ब्रेलाज जापान यूएसए 1984 टू 1991 बहुत फेमस है क्रिस्टो की। डिज़ाइन के पूर्ण रंग प्रतिकृति फूल कलर प्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट कौन सा था? सियान, मिजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। CMYK शॉर्ट में बोला जाता है CMYK।
और ये भी पूछा जाता है ये क्या है, तो इसको प्रोसेस कलर की स्टडी में रखा जाता है। प्रोसेस कलर, इवन इसे सब्सट्रैक्टिव कलर भी कहा जाता है, सब्सट्रैक्टिव कलर, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि एडिटिव कलर किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरजीबी जो है वो एडिटिव कलर है। प्रकाश के रंग भी कहे जाते हैं आरजीबी को, और एडिटिव कलर्स भी कहा जाता है। और बेसिकली इसका रोल कहाँ है, यूज़ कहाँ है, तो देखिए आपने फोटोशॉप कोरल ड्रॉ यूज़ किया होगा, मे बी अगर आपने फोटोशॉप कोरल ड्रॉ यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि आप प्राइमरी कलर्स में इनको चूज़ करते हैं जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सिंपल तरीके से मैं अपना थंबनेल डिज़ाइन करती हूँ, लाइक डेली आपको जो क्लासेस लेती हूँ फ्रंट में जो थंबनेल शो होता है, मैं फोटोशॉप से कोरल ड्रॉ से उससे जब डिज़ाइन करती हूँ तो वहाँ पे आरजीबी कलर्स का यूज़ करती हूँ। और उसी फोटो को जब हमें निकालना होगा प्रिंटिंग में, जिस तरह से प्रिंटिंग मशीन में फोटोज़ कैमरे से हमने खींच लिया, अब उसे सेट करके प्रिंटिंग मशीन में निकालना होगा, तो वहाँ पर प्रिंटिंग मशीन में CMY के कलर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे प्रोसेस कलर भी कहा जाता है। और एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव कलर्स आप नहीं भूलिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए वायरल विज्ञापन। वायरल विज्ञापन किसे कहा जाता है, बेसिकली सिंपल तरीके से आप सोचिए कोई चीज़ वायरल हो गई, किसके थ्रू वायरल होती है, इंटरनेट के थ्रू, है ना। इंटरनेट का प्रयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन रूप मूल कलर को लाल, हरा और नीला, दैट मीन्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जो अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, डिजिटल स्कैनर में। डिजिटल स्कैनर में भी यूज़ करते हैं, फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में भी यूज़ करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है एडिटिव कलर। एडिटिव कलर, इवन प्रकाश के रंग भी कहा जाता है, प्रकाश के रंग। याद रखना है आपको कि प्रकाश के रंग और पदार्थ के रंग, अगर प्रकाश के रंग पूछा जाए तो हो जाएगा आरजीबी, और अगर पदार्थ के रंग पूछा जाए तो रेड, येलो, ब्लू, लाल, पीला और नीला, ठीक है। खाली ये ग्रीन को हटा देंगे, येलो को कंपोस्ट कर देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, पदार्थ का रंग हो जाएगा, जिसे हम लोग प्राइमरी कलर बोलते हैं, प्राथमिक रंग। पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को जोड़ा जाता है। देखिए इस ईयर में कितनी बार इनसे कलर से पूछा गया क्वेश्चन है, की कलर्स, ब्लैक की कलर्स को कहते हैं, ठीक है। ब्लैक जो है वो की कलर है, CMYK। अच्छा पता है आपको ब्लैक को की कलर्स क्यों कहते हैं, अगर आपने CMY कलर्स यूज़ किया, अगर ब्लैक मिस कर दिया तो ब्लैक ही तो सारे कलर्स की जान होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। 1843 ईस्वी में हास्य और व्यंग्यपूर्ण ड्राइंग को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय जिस प्रकाशन को जाता है उनका नेम है पंच। वह कौन है, पंच। मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्चेस, रेड क्रॉस, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक, मर्सिडीज स्टार में विश्व भर में जो सुविख्यात लोगो है वो पता है कौन सा है, ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक। देखिए टाइम ड्यूरेशन है 1796, लिथोग्राफी 1796। देखिए 1796 में शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो इवेल्यूएट हुआ वो हुआ है 1798 में। और ऑफसेट का टाइम है 1875। ऑफसेट का 2 टाइम आपको JRF के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, आप कहीं सॉल्व करेंगे तो कहीं पर आपको मिलेगा 1904 और कहीं पर मिलेगा 1875, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। और लिथोग्राफी का भी 2 टाइम मिलेगा, इसकी हिस्ट्री है इसलिए इसका 2 टाइम बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए फोटोस्टेट 1907 में, स्क्रीन प्रिंटिंग 1910 में। फोटोस्टेट का शुरुआत हुआ 1907 और स्क्रीन प्रिंटिंग का 1910 में। अरेंज करना है, गम सॉल्यूशन, गम का यूज़ हमेशा करते हैं लिथोग्राफी में, रॉकर और रोलेट का मेजोटिंट में, और रॉकर के साथ रोलेट का भी यूज़ करते हैं मेजोटिंट में। ये क्या है, तो ये टूल्स है। पॉलीविनाइल एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग में। ब्रेयर हमेशा यूज़ किया जाता है वुड कट में। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि लेदर ब्रेयर का यूज़ कहाँ किया जाता है, लेदर ब्रेयर या फिर
लेदर रोलर का लिथोग्राफी में किया जाता है। तुलुज लॉत्रे बहुत फेमस रहे थे, बिलोंग करते हैं फ्रेंच प्रिंट मेकर हैं। रैम्ब्रा डच प्रिंट मेकर, अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन प्रिंट मेकर, पैब्लो पिकासो स्पेनिश प्रिंट मेकर। इवन जितने भी आपको प्रिंट मेकर दिख रहे हैं, दीज ऑल आर आल्सो आर्टिस्ट। ठीक है, ये आर्टिस्ट भी हैं। मैन विद ए पाइप बहुत फेमस है पिकासो की। स्टिल लाइफ विद ब्लैक फिशेस, जॉर्ज ब्रॉक। दी मैकेनिक, फर्नालेजर। फर्नालेजर बेसिकली बिलोंग करते हैं नलीवादी कलाकार भी इन्हें कहा जाता है। लाइक कौन सा आर्ट मूवमेंट है, एक सेकंड, क्यूबिज्म। क्यूबिज्म जिसे बोलते हैं घनवाद। ये जो चार आर्टिस्ट आपको अभी दो थे, जॉर्ज ब्रॉक और पैब्लो पिकासो, वो भी क्यूबिज्म से बिलोंग करते हैं। फर्नालेजर भी, इवन जॉन ग्रेस भी। इनकी फेमस पेंटिंग है स्टिल लाइफ विद अ चेयर। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट 1907 में शुरू हुआ था और 1925 तक फ्लोरिश्ड हुआ, चला, एंड हो गया 1925 में। और 1907 की पहली पेंटिंग है अभिनव की स्त्री, और 1925 की लास्ट पेंटिंग है थ्री म्यूजिशियन। ये दोनों पेंटिंग जो है आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो की है। फाउंडर, जन्मदाता कहा जाता है पिकासो को। पिकासो को और अदर आर्टिस्ट बिल्कुल आपको याद रखना है। अदर आर्टिस्ट हैं जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे और जॉन ग्रीस। जॉन ग्रीस ने इनको हॉर्न ग्रीस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिस्ट को पहचानना है किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। डेनिस मोरिये नाभी कला से फेमस रहे हैं। हेनरी रूसो, नेव आर्ट। पियर रॉय, सरलिज्म। व्लादिमीर टैटलिन, संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। यहाँ पे भी अरेंज करना है, लाइक मैच द फॉलोइंग। दीदारगढ़ यक्ष पटना संग्रहालय में है, मौर्य डायनेस्टी की है। परकम यक्ष बहुत फेमस है, पुरातात्विक संग्रहालय। उपदेश देते बुद्ध, पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ। डांसिंग गर्ल, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम ड्यूरेशन का है। गांधारा की मूर्ति कौन सा स्टोन यूज़ किया जाता था, ग्रे चेस्ट। मथुरा की मूर्ति में स्पॉट्स रेड सैंडस्टोन। अमरावती में लाइमस्टोन और सारनाथ में चुनार सैंडस्टोन। चुनार सैंडस्टोन कह लें, रेड सैंडस्टोन। ठीक है, दोनों ऑप्शंस में आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सांको चौधरी बहुत फेमस इनकी है टॉयलेट। राम किंकर बैच की विनोदनी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी, टेम्पल्स ऑफ लेबर। इन्होंने मरीना बीच चेन्नई में भी बनाए हैं टेम्पल्स ऑफ ये लेबर, इवन यहाँ पर भी बनाए हैं नगमा में। महेंद्र पांडे का इन्वायरमेंट बहुत फेमस है। दीज ऑल आर फेमस एंड ग्रेट स्कल्प्टर आर्टिस्ट, मूर्तिकार हैं। इवन अगर आप फ्रेशर है, जेआरएफ की प्रिपरेशन करें, आपने सिलेबस नहीं देखा है, सो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, जेआरएफ नेम से सिलेबस है। मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आपको सिलेबस को कंपोज करना है, कैसे आपको ये एनालिसिस करके कौन कौन से चैप्टर को क्लियर करना है, जहाँ से आपके मार्क्स स्कोर होने के चांसेस हैं। ठीक है, ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। चलिए देखिए नेक्स्ट। जामा मस्जिद शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन का है, गुलाम वंश का है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बना है। बुलंद दरवाज़ा अकबर के टाइम ड्यूरेशन में, मुगल वंश का है। गोल गुंबद दक्षिणी शैली का है। आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। लॉरेंजो गिबर्टी बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, अर्ली रिनेसेंस से बिलोंग करते हैं। इनकी है गेट्स ऑफ पैराडाइज। ऑगस्ट रॉडिन, गेट्स ऑफ हेल। एडवर्ड पोलोजी, जापानीज वॉर गॉड। और जॉर्ज बैसलेट्स की फिगर विद रेड्स आर्म। एक बात बताऊं, ये वाला जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका पिक्चर ज़रूर देख लिएगा। इवन ये वाला पता है क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पेंटिंग नहीं आई है, इसके पिक्चर्स लाइक जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो नहीं आए हैं। मे बी इस बार पिक्चर देकर पूछा जाए कि किसका ये पेंटिंग है या फिर किसका स्कल्प्टर है। गेट्स ऑफ पैराडाइज एक दरवाज़ा को दिखाए हैं, स्वर्ग का दरवाज़ा, लोरेंजो गिबर्टी ने। गेट्स ऑफ हेल इन्हीं से इंस्पायर्ड हुए थे, गेट्स ऑफ पैराडाइज से, तो इन्होंने गेट्स ऑफ हेल बनाए ऑगस्ट रॉडिन ने। भारत के फेमस कंटेम्प्रेरी मूर्तिकार कहे जाएंगे नागजी पटेल, बनियान गेटवे, एम पुष्पमाला, एंड देन व्हाट हैपेंड बहुत फेमस है, टेराकोटा में बनाया गया है। नंदगोपाल, एस नंदगोपाल, मेमोरी ऑफ हीरोज। मीरा मुखर्जी, अशोका एंड कलिंगा।
त्रिपुरात्मक मूर्ति मिली थी कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा से। कल्याण सुंदरम एलिफेंटा की बहुत फेमस स्कल्पचर है मूर्ति। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी खिचिंग मयूरभंज और शालभंजी का ग्यारसपुर का। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी कांसेलॉयन द ऑस्कर्स इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस हॉल ऑफ फेम। ए पैसल इज ए नाइटहुड ऑफ योर कैरियर D&AD। Highest achievement in advertising stems from Greek mythology CLIO। Beijing Bebe Good Luck Doll। Rio 2016 विनीसियस ब्राजील के पशुओं का मिश्रण। म्यूनिख 1972 वाल्दी धारीदार डैश हेड। प्योंग चांग सुहाराग सफ़ेद बाघ। सेम एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चंस। जब मैं छोटा लड़का था बजाज बल्ब। हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है एयरटेल। ज़रा सा हंसी दुलार ज़रा सा मुल्क। कुछ खास है हम सभी में कैडबरी डेयरी मिल्क। वुडकट एक रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है। अजप्शन में पूछा जा रहा है। रीज़न में बताया जा रहा है कि क्योंकि रिलीफ प्रिंटिंग में इमेज सतह से नीचे धसी होती है। नीचे कहाँ से धसी होगी? नीचे किस में धसी होती है? इंटैग्लियो में। ठीक है, इंटैग्लियो में धसी होती है। जैसा कि आपको पता है कि नीचे देखिए सिंपल तरीके से हमने ये सरफेस लिया, ये 2 डिवाइडेशन कर देती हूँ। ये है लीनो इंटैग्लियो और ये वाला एरिया है वुडकट। सपोज कीजिए ये वुडकट है, तो वुडकट में कैसे होता है? इस तरह से इंग्रेव किया जाता है और इंटैग्लियो में ऐसे नीचे धसा होता है। तो बताइए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वुडकट के प्रोसेस में धसा होता है, तो धसा कहाँ होता है? इंटैग्लियो में। तो ये वाला क्वेश्चन राइट होगा? राइट नहीं हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट होगा लेकिन आर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे धसने की बात कही जा रही है। अगर ये पूछा जाता है कि ऊपर धसी हुई है, ऊपर उभरी हुई है, तो दोनों अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो जाता। एक्वाटिन प्रिंटिंग, एक सेकेंड रुकिए। एक्वाटिन प्रिंटिंग बनाने की प्रक्रिया में रेजिन पाउडर का उपयोग, जो रेजिन पाउडर के उपयोग से टोनल प्रभाव प्राप्त होता है। रीजन में कहा जा रहा है क्योंकि रेजिन पाउडर अम्लरोधी होता है जिससे प्लेट का क्षर नहीं होता है। बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है। लिथोग्राफी में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया अलग अलग सतह पर होते हैं। लिथोग्राफी जब कर रहे होते हैं तो प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग जो एरिया है वो अलग अलग सतह पर होते हैं। लिथोग्राफी प्रिंटिंग जो होती है वो लिथो यूज़ करते हैं जिसकी थिकनेस होती है 5 to 7। तो अब आप बताइए एक ही अलग अलग कहाँ करते हैं? एक ही स्टोन पे ही तो करते हैं, पत्थर पे। रीजन में कहा जा रहा है क्योंकि तैलीय स्याही और पानी एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। बिल्कुल नहीं, दोनों गलत है। ए और आर दोनों ही गलत है। कलाकार को कोई अधिकार नहीं कि वह नैसर्गिक सौंदर्य इच्छानुसार बदलाव करे। सही बात है, लेकिन हम लोग पेंटिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अपनी इच्छानुसार उसको चेंजेस कर देंगे। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देखिए क्योंकि नैसर्गिक निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ए बिल्कुल राइट है और आर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये वो कहा जा रहा है ना कि नैसर्गिक निर्माण सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सुंदर और गहन, श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। नहीं का बात कर दिया गया। देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हाँ और नहीं वाले। तो नहीं वाले मैंने जितने भी JRF के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें ये कहा जाता है नहीं वाले क्वेश्चंस को गलत कर दिया जाता है। बस
10% समझ लीजिए कि हाँ वाला सही हो जाता है, अदरवाइज नहीं वाला गलत ही रहता है। ये मैंने अज्यूम किए हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, 100% मैंने नहीं बोला है। चलिए अजम्पशन देखिए, कलाकार चित्रकार की अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की एक कड़ी है। बिल्कुल सही बात है। जब आप अच्छे से पेंटिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, व्यूवर्स को अट्रैक्ट ही तो करेंगे, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। सो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलेखन समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाया जा सकता। सही बात है, क्योंकि एक होता है ना कि कंपोजिशन में बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, इसके बिना नहीं बनाई जा सकती। बहुत हर करेक्ट। देखिए मैंने नहीं में बताया था कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो रॉन्ग ही हो जाएंगे, लेकिन ये वाला राइट हो गया है। लेकिन आप जब जेआरएफ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो मेरी इस बातों को ज़रूर नोट कीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइट वाले मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। वो तो बस मैं आपको एंजॉय कराने के लिए ऐसा बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकालीन समय में लोक तथा जनजातीय कला में विषय शीर्षक बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजातीय कला की मांग बढ़ रही है। सो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है। राजनीति चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला के संरक्षण को अवधारित किया है। ए राइट है और आर रॉन्ग है। अजम्पशन है, भारतीय कला एवं संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में कला एवं संस्कृति के विकास को प्रेरित किया है। और रीजन में कहा जा रहा है क्योंकि काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया भारत का उपनिवेश था। ए सही है और आर गलत है। लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते। लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते हैं, परंतु वह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली मूर्तिकार थे। उन्होंने वर्तमान नियमों से अलग हटकर स्वयं ही मूर्तिकला सीखने की स्वतंत्रता के साथ एक क्षेत्र में कदम रखा। सो हियर बोथ आर करेक्ट। भारतीय परंपरागत धातु कास्टिंग को ग्रेविटी कास्ट के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है। गलत बात है, किया जाता है। ग्रेविटी कास्टिंग के बारे में बात हो रही है, लाइक ब्रॉन्ज कास्टिंग। ग्रेविटी कास्ट में पिघले हुए धातु को जले हुए वैक्स के ऊपर सीधे नहीं डाला जाता है। जब पिघली हुई धातु होती है तो उसके अंदर वैक्स में सीधे डाल दिया जाता है। यहाँ बोला जाता है सीधे नहीं डाला जाता है, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और क्लियर करा दे रही हूँ कि ये प्रोसेस कौन सी है, तो ये है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का आपको टेक्निक पता है तो ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। ब्रॉन्ज कास्टिंग के 3 प्रोसेस होते हैं, वो 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है डोगरा कास्टिंग, दूसरा होता है सैंड कास्टिंग। पहले नंबर पर आता है सैंड कास्टिंग, दूसरे नंबर पर आता है डोगरा कास्टिंग, तीसरे नंबर पर आता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इवन डोगरा कास्टिंग के लिए मीरा मुखर्जी बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हुआ है डोगरा कास्टिंग, मीरा मुखर्जी वहाँ सीखी थी, बस्तर के छत्तीसगढ़। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले हमने कोई स्केचिंग, सिंपल तरीके से पेंटिंग करो या प्रिंट मेकिंग करो या फिर मूर्तियाँ बनाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं। सबसे पहले हमने लेआउट बनाया। लेआउट बनाने के बाद हमने एक मोम की गुड़िया बनाई। मोम की, दैट मीन्स वैक्स का एक मॉडल बनाया। फिर इस मॉडल के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई किए। फिर फिक्स रनर कहा जाता है, मतलब हमने जब ये इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दी, यहाँ पे फिक्स रनर, यहाँ पे रनर लगाए। फिर इसको क्या करेंगे, आग में डालेंगे। जब हम आग में डालेंगे तो क्या होगा, फायर आउट, इसे फायर आउट करेंगे तो मेक मोल्ड, यहाँ से क्या होगा, सारा जितना भी वो वैक्स है वो वैक्स पिघल जाएगा, आग से पिघलेगा, नीचे गिरेगा। इसके ऊपर हम एक तरह का ऐसा बाउल होता है, क्रूसिबल इसे बोला जाता है, इसको
क्रूसिबल ग्रेनाइट का बना होता है। ग्रेनाइट का पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रूसिबल किसका बना होता है, ग्रेनाइट का बना होता है। इसके अंदर कॉपर को मेल्ट करते हैं। कॉपर में क्या क्या मिला होता है, जिंक 90% जिंक होता है और टीन होता है और ब्रॉन्ज कास्टिंग का ये होता है ना, जिंक, टीन और तांबा। तो उन तीनों को मेल्ट करके इसमें मेल्ट किया जाता है, फिर उसके हेल्प से इसमें डाला जाता है। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये नीचे से तो वैक्स पिघल के नीचे गिर गई है। अब यहाँ पे वैक्स का तो वो एरिया होल हो जाएगा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूख चुका है। तो जिस एरिया में वैक्स है वो वैक्स जब मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा तो उसी जगह पे क्या फील हो जाएगा, ब्रॉन्ज। लाइक ये जो मेटल मेल्ट किए हुए हैं ये मेटल उसके अंदर फील हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आग से बाहर निकालेंगे, फिर डिस्ट्रॉय द मोल्ड एंड आफ्टर द फिनिशिंग स्कल्पटर, उसको थोड़ा थोड़ा बर वगैरह निकला होगा उसे फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद इस पर नाइट्रिक एसिड और कॉपर पीस का लेयर लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। जिस तरह से हम लोग अपनी पेंटिंग में ग्लेजिंग का यूज़ करते हैं उसी तरह से मूर्तिकार क्या करते हैं, जो स्कल्पटर आर्टिस्ट होते हैं वो ग्लेजिंग का यूज़ करते हैं। और ग्लेजिंग में नाइट्रिक एसिड और कॉपर पीस का यूज़ किया जाता है। सो मुझे यकीन है कि आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोनहेंज विश्व का सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक कहा जाता है। स्टोनहेंज देखिए इस तरह से 3 पासाड़ है, इस तरह से बनाया जाता है। इवन आपने पिक्चर भी देखे होंगे। और नेक्स्ट कहा जाता है ये धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल है। दोनों सही हो जाएगा। स्टोनहेंज ये याद रखिएगा सबसे प्राचीन है। भ्रम प्रतिकृति हेतु विनोदपूर्ण, प्रतिष्ठित और हास्यपूर्ण छवि प्रस्तुत करता है। उन्हें व्यंग्य चित्र के रूप में वर्णित किया गया था। 1843 के पश्चात कार्टूनिस्ट बन गए। सही बात है। जॉन लीच की कृति है पंच। पूछा गया क्वेश्चन है। पंच के साथ ही इसको बदलने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है, उन्हें ही जाता है। सो द बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। लो व्यू पॉइंट में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और हाई कैमरा एंगल उन्हें उतना ही गौड़ बना देता है। सही बात है, बिल्कुल क्लियर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है फोटोग्राफी से रिलेटेड। एंगल जिससे फोटो लिया गया है उसके विषय में निर्वचन का तरीका उसे अलग बना सकता है। दोनों सही है। किसी रंग को सामान्यतः ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ह्यू बेसिकली होता है नेम ऑफ कलर्स, जो किसी रंग की शुद्धता रूप होता है। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। अजप्शन सही है। रीजन देखते हैं। किसी रंग की संतृप्ति, सैचुरेशन जो होता है उसका आशय उसके ह्यू की शुद्धता की सीमा से नहीं है, इसलिए कोई भी शुद्ध ह्यू पूर्णतः संतृप्त होता है। नहीं के बारे में बात कर दिया गया। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। आर्टिस्ट का सीक्वेंस है ये वाला क्वेश्चन पता है। ये तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे या फिर आर्ट मूवमेंट, कौन से आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। लाइक हमने तो ज़्यादा, वैसे तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा बार बार रिवीजन करते रहेंगे ना तो आपको पता होगा ये आर्टिस्ट छोटे हैं ये आर्टिस्ट बड़े हैं, नेम से पता चल जाएगा। इवन आपको ये भी क्लियर हो जाएगा ये इस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग कर सकते हैं तो ये बड़े होंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए रैम्ब्रांड बिलोंग करते हैं बरूक आर्ट से, 1906 में जन्म हुआ, 1969 में मृत्यु। गोया बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से, 1746 में जन्म हुआ, 1828 में मृत्यु। जेम्स एंसोर इनका जन्म हुआ है 1860 में और 1949 में मृत्यु। एडवर्ड हॉपर 1882 में जन्म और 1967 में मृत्यु। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसिल विधि का सही क्रम, स्टेंसिल्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। तैलीय चित्र रखना, गम अरेबिक लगाना, वॉशिंग करना, फिर मास्किंग स्क्रीन प्रिंटिंग का है।
वुडकट प्रक्रिया का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, देन चिजलिंग, इंकिंग एंड स्पूनिंग। स्पूनिंग क्या होता है, उसके ऊपर जब हम लोग प्रिंट लेना होता है तो ऊपर से जब टच करके उसे मूव करते हैं उसे बोलते हैं स्पूनिंग। विश्व के स्मारकीय इस्लामिक स्मारकों का सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ग्रेट मास्क ऑफ इस्फहान ईरान का है, मास्को कैथेड्रल ऑफ कैथ्रोडाम पूछा जाता है, मास्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा का स्पेन में है, कुतुब परिसर दिल्ली अलहम्बरा स्पेन में है। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, किला पिथौरा 1180, तुगलकाबाद 1321, जहांपनाहबाद 1326 से 27, शाहजहांबाद 1428। ये देखिए, ये सीक्वेंस आप गुलाम से लेके सल्तनत डायनेस्टी का आप सीक्वेंस से पढ़ लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इवन डेट ऑफ बर्थ नहीं भी रिमाइंड होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, गुलाम, खिलजी, तगलक, सैयदी, उसके सारे आर्किटेक्ट के बारे में। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस करना, अरेंज करना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै का है, ठीक है। आईहोल मंदिर है, दुर्गा मंदिर आईहोल, कंदरिया महादेव, मार्तंडे सूर्य मंदिर उड़ीसा का। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल दक्षिण से उत्तर की तरफ आना था, ठीक है। कंदरिया महादेव कहाँ पर है, तो उत्तर भारत में आ जाएगा, एमपी में। सूर्य मंदिर उड़ीसा। क्रोनोलॉजी, राफेल 1483 जन्म और 1520 में मृत्यु। तिंतो रैतो 1580 में इनका जन्म हुआ और 1594 में इनकी मृत्यु। पीटर पॉल रिबन्स 1577 में जन्म हुआ और 1540 में इनकी मृत्यु। रैम्ब्रा का 1606 में जन्म हुआ और 1659 में इनकी मृत्यु हुई। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। द प्रोडिगल सन 1669 टाइम ड्यूरेशन है। द सिटी राइजेज 1910 टाइम ड्यूरेशन। न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस 1912। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड 1913। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह तो डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, फिर कौन सा आर्टिस्ट की कौन सी पेंटिंग है। जाम्बोलंगा का है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड और ये स्टेयरकेस उनकी है, मार्शल दुशम की है। मूर्तियों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। व्हेन विंटर कम्स है आर्टिस्ट डीपी रॉय चौधरी की। विनोयर, एगब्राइड और नादेश्वर। उच्च से निम्न की दिशा में मिट्टी के परिपक्वता, तापमान, टेम्परेचर बताना है। पोर्सलिन, स्टोनवेयर, अर्थनवेयर और गैंगेटिक सिल्ट। बढ़ते हुए क्रोनोलॉजिकल का सीक्वेंस अरेंज करना है। लीड, जिंक, ब्रास और गोल्ड। ये सारे पता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स में बनाइए और बार बार इसको रिवीजन कीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है इसे लर्न करने का। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। ग्राफिक, नवजागरण, फॉल ऑफ बेस्टिस, डिजाइनिंग ऑफ स्टीम इंजन, विलियम मॉरिस ट्रेलिस वॉलपेपर डिज़ाइन। और नेक्स्ट है अल्फोंसे म्यूशा ने जॉब सिगरेट पोस्टर डिज़ाइन किए। किसने क्या डिज़ाइन किए, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले कैलीग्राफी शुरू हो चुकी थी बहुत पहले, लाइक ये कह लें कि रोमन आर्ट से कैलीग्राफी का शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट है लिथोग्राफी, जर्मन में शुरू हुई है, बाद में 1798 में फोटोग्राफी, फिर जेरोग्राफी। ये वाला क्वेश्चन पता है बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते थे, देख करके ही पता चल जा रहा है कि अच्छा इसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। फोटोग्राफी थर्ड और जेरोग्राफी फोर्थ नंबर पर। कंप्यूटर एनिमेशंस का सीक्वेंस है। स्टोरी बोर्ड, लेआउट, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेंस, की फ्रेम स्पेसिफिकेंस, जनरेशन ऑफ इन बिटवीन फ्रेम्स। चोल मंदिर का सीक्वेंस लगाना है। राजा राजेश्वर, गंगईकोंड, चोलापुरम, एवरातेश्वर और कंपारेश्वर।